भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे विद्वान संविधान निर्माताओं ने कोशिश की कि कोई भी बात भविष्य में व्याख्या या विश्लेषण के लिए ना छोड़ी जाए। देश चलाने में स्पष्टता के लिए जिन बातों की जरूरत थी उन सबको संविधान में जगह दी। नतीजा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। अमूमन संसद में वोट देने वालों के 2/3 बहुमत से संविधान में बदलाव हो सकता है। कुछ मामलों में संशोधन के लिए राज्यों से भी मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है। अब तक संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। ब्रिटेन में पूरी तरह से केंद्रीय शासन है। वहां देश के सभी हिस्सों में केंद्र के प्रतिनिधि ही काम करते हैं, जबकि अमेरिका में संघीय ढांचा है। वहां पर राज्यों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता हासिल है। भारत में संघीय ढांचा तो है, लेकिन उसका झुकाव केंद्र की तरफ रखा गया है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में संविधान निर्माताओं ने इसकी जरूरत समझी। यही वजह है कि राज्य कई मामलों में अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, प्रशासन चलाते हैं। लेकिन केंद्र अगर जरूरी समझे तो किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है। सभी लोग भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य का नागरिक नहीं होते। नागरिकों को देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर कहीं भी आने जाने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हासिल है। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है वयस्क मताधिकार। 18 साल या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक को मतदान के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यहां धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, लिंग आदि के भेदभाव के बिना हर नागरिक को वोट की शक्ति दी गई है। सबके वोट का महत्व एक बराबर है। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहां की हेड क्वीन है। क्वीन की जगह पर हमारे देश में राष्ट्रपति का पद माना गया है। भारत में राजशाही नहीं है। यहाँ किसी राज परिवार का व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर देश का सर्वोच्च पद हासिल नहीं करता। देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, जिसके लिए चुनाव होता है। पद की योग्यता पूरी करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। संसद और न्यायपालिका के बीच काम का बंटवारा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। कई देशों में संसद की शक्ति अपार होती है। न्यायपालिका भी उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, पर हर कानून की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। अगर कानून संविधान के दायरे से बाहर है तो उसे निरस्त भी कर सकती है। स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है। संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया कि न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दखल के अपना काम कर सके। संविधान निर्माता जैसा भारत चाहते थे, उसी के मुताबिक उन्होंने संविधान बनाया। पूरा संविधान जिन विचारों पर आधारित है, उसका परिचय देती है संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना का एक एक शब्द भारत का परिचय देता है। सबसे पहले लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब ऐसा देश जो किसी के अधीन नहीं है, जो पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करता है, जहां शासन हर धर्म को समान दृष्टि से देखता है, जहां लोकतंत्र है, लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।
आगे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का जिक्र है। साफ है कि भारत में हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक जैसा अवसर देना, विषमताओं को दूर करना भारत की शासन व्यवस्था का आदर्श माना गया है। इसके बाद नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुताबिक भारत के सभी नागरिकों को अपनी बात कहने, अपना धर्म मानने की आजादी है, सबका सम्मान है और सबको बराबरी का दर्जा हासिल है। शासन के साथ नागरिकों का भी उद्देश्य होगा कि वो देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए आपस में मेल मिलाप और भाईचारा रखें। इस प्रस्तावना को सभी मौजूदा और भावी नागरिकों की तरफ से संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इस अधिकार का जिक्र है। अनुच्छेद 14 है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके मुताबिक हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है, किसी को विशेष दर्जा हासिल नहीं है, सबको कानून का एक समान संरक्षण हासिल है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे समान परिस्थिति के दो लोगों में भेदभाव होता हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। उसी तरह अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जो एक जैसे दो नागरिकों पर एक जैसा असर नहीं डालता, तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 समानता की व्यापक परिभाषा देता है। इस तरह की समानता भारत में रह रहे हर व्यक्ति को हासिल है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं। लेकिन अनुच्छेद 15 से लेकर 18 तक जो अधिकार हैं, वो खासतौर पर भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। अनुच्छेद 15 के मुताबिक भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके धर्म, भाषा, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब हर नागरिक को एक समान अवसर मिलेगा। किसी के साथ भी सिर्फ इस वजह से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी खास धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग का है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इसे सही माना है। हालांकि किसी भी तबके को कमजोर बताकर आरक्षण देने का मनमाना फैसला सरकार नहीं ले सकती। इसके लिए जरूरी आंकड़े जुटाकर इस बात का प्रमाण इकट्ठा किया जाना चाहिए कि उस तबके को वाकई आरक्षण की जरूरत है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में कोर्ट कई बार सरकार की तरफ से दिए गए आरक्षण को रद्द कर चुका है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिए जाने की बात कहता है। यानी यहां भी किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के चलते कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। इसकी वजह आपको पहले ही बताई जा चुकी है। अगर कोई तबका पहले से कमजोर है तो उसे ऊपर लाना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। भारत में किसी भी नागरिक के साथ अछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी मानी गई है कि वो नागरिकों को ऐसी परिस्थिति से बचाए। इसलिए सरकार ने इससे जुड़े कानून बनाए हैं ताकि कोई अगर किसी से अछूत जैसा बर्ताव करे तो उसे दंडित किया जा सके। अनुच्छेद 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों को खत्म किए जाने की बात कहता है। आजादी से पहले अंग्रेजों के दिए सर, खान बहादुर, राय बहादुर, राजा, महाराजा जैसी उपाधियां आपने सुनी होंगी। आजाद भारत में इन्हें खत्म कर दिया गया है। अब ऐसी कोई उपाधि ना तो सरकार किसी को दे सकती है, ना भारत का कोई नागरिक विदेशी सरकार से इन्हें ले सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे जो सम्मान देती है, उन्हें कैसे मान्यता मिल सकती है।
19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिस पर हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। ये अनुच्छेद हर नागरिक को अपनी बात मौखिक, लिखित और चित्र के जरिए या किसी भी दूसरे तरीके से अभिव्यक्त करने की आजादी देता है। हालांकि इस अधिकार की अपनी सीमाएं हैं। अभिव्यक्ति का इस्तेमाल देश की एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाने, अश्लीलता फैलाने, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने, किसी को अपराध के लिए उकसाने, अदालत की अवमानना करने या किसी की मानहानि करने के लिए नहीं किया जा सकता। इन सीमाओं के परे की गई अभिव्यक्ति अलग अलग अपराधों में दंडनीय अपराध है। 19(1)(b) से लेकर G तक 5 और अहम अधिकार हैं। ये अधिकार हैं: शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं इकट्ठा होने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी, भारत के किसी भी राज्य या शहर में बसने की आजादी, रोजगार या व्यवसाय चुनने की आजादी। इन सभी अधिकारों की भी सीमाएं हैं। जैसे अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का अंदेशा हो तो शांतिपूर्वक जमा होने के अधिकार पर प्रशासन अंकुश लगा सकता है। इसके लिए CRPC की धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है। अनुच्छेद 20 किसी भी अपराध के आरोपी को विशेष मौलिक अधिकार देता है। जैसे अपराध के लिए सजा उसी कानून के तहत मिलती है जो अपराध किए जाने के वक्त अस्तित्व में थी। किसी नए कानून के तहत पहले किए गए अपराध की सजा नहीं मिलती है। एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। हालांकि इसका अर्थ सिर्फ अदालत में चलने वाले मुकदमे से है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई के तहत उसे नौकरी से निलंबित या बर्खास्त करने पर कोई मनाही नहीं होती। ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि कोर्ट में अपराध का मुकदमा चल रहा है इसलिए उस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। राइट टू लाइफ में ये है कि राइट टू एजुकेशन आता है, फिर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आता है, फिर उसमें राइट टू फूड और राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू हाउसिंग। ये सारे जो अधिकार है, जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में है। तो कहा जा सकता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। PUCL केस में राइट टू फूड का केस था और उसमें जो भूखमरी का जो प्रश्न था वो सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, और आखिर में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को राशन कार्ड मिलने का अधिकार है, आंगनबाड़ी में बच्चों को खाना मिलने का अधिकार है और बुजुर्ग लोगों के लिए उनका पेंशन वगैरह वगैरह। तो PUCL केस मेन केस है आर्टिकल 21 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम फैसलों में इसका दायरा बढ़ाया है। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मामले में कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का अर्थ सम्मान से जीना है। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली मामले में कोर्ट ने किसी आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी पहनाने पर रोक लगाई। हाल ही में दिए कोर्ट ने निजता यानी प्राइवेसी को भी मौलिक अधिकार करार दिया है। उसे भी सम्मान के साथ जीवन जीने का हिस्सा बताया गया है। इसी तरह 1992 में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने माना था कि सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार के लिए जरूरी है कि लोग शिक्षित हों। कोर्ट के इसी फैसले की वजह से संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अब आखिर में बात अनुच्छेद 22 की। यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने की स्थिति में उसके अधिकारों की बात करता है। ब्रिटिश शासनकाल में किसी को कभी भी हिरासत में लिया जाना आम बात थी। आजाद भारत में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 22 स्पष्ट रूप से कहता है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करते वक्त उसे इसकी वजह बताएगी। गिरफ्तारी के दौरान उसे कानूनी मदद लेने अपने वकील से मिलने से नहीं रोका जाएगा।
सबसे अहम बात यह है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसी व्यक्ति को धोखे में रखकर या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जबरदस्ती कोई काम करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। उससे बेगारी या जबरन बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम या रोजगार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। संविधान में किसी से जबरन काम लेने पर रोक है, लेकिन राष्ट्रहित या समाज हित के लिए कुछ सेवाओं को अनिवार्य करने का अधिकार सरकार के पास है। मसलन अगर जरूरी हो तो सेना की सेवा या किसी किस्म की समाज सेवा को सरकार हर नागरिक के लिए दायित्व बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। इसके तहत हर नागरिक को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, उसकी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई नागरिक चाहे तो वो धर्म को ना मानने या नास्तिक बने रहने के लिए भी स्वतंत्र है। धर्म के पालन के अधिकार की भी सीमाएं हैं। धर्म से जुड़ी परंपराओं का पालन करते वक्त ये जरूर देखा जाएगा कि वो स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था या किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकार के खिलाफ न हो। साफ है कि धर्म का पालन करने का अधिकार भी कुछ सीमाओं में बंधा है। इस तरह के मामलों में कोर्ट सबसे पहले इस बात को देखता है कि जिस परंपरा की बात की जा रही है क्या वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। एक साथ 3 तलाक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने सबसे पहले इसी बात को देखा था। इसके बाद कोर्ट ये देखता है कि जिस परंपरा को चुनौती दी गई है वो स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था जैसी चीजों के खिलाफ तो नहीं है। अनुच्छेद 26 धर्म के पालन से जुड़ी व्यवस्था का अधिकार लोगों को देता है। धर्म से जुड़ी गतिविधि चलाने के लिए संस्था बनाना, धार्मिक स्थल का निर्माण, उसकी व्यवस्था करने के लिए नियम कायदे बनाना, ये सब कुछ इसके तहत आता है। हालांकि इस अधिकार की भी सीमाएं हैं। इसका पालन इस तरीके से नहीं किया जा सकता जिससे दूसरों के मौलिक या कानूनी अधिकारों का हनन होता हो। कोर्ट में जितनी भी जनहित याचिकाएं दाखिल होती हैं, वो इसी अधिकार के तहत होती हैं। कोर्ट को अगर लगता है कि सरकार का कोई आदेश नागरिक के मौलिक या संवैधानिक अधिकार का हनन करता है, तो कोर्ट उस आदेश को रद्द कर देता है। उसी तरह से अगर कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला हो, तो कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। संविधान में ही आगे अनुच्छेद 226 का जिक्र है, जो किसी नागरिक को सरकार के फैसलों के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार देता है। हालांकि अनुच्छेद 226 को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में ये व्यवस्था दे चुका है कि जिस बात का समाधान हाई कोर्ट के स्तर पर हो सकता है, उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह अनुच्छेद 226 भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक समाधान के मौलिक अधिकार का ही विस्तार है। अनुच्छेद 39 में सरकारों से यह अपेक्षा जताई गई है कि वो अपनी नीतियां इस तरह से बनाएंगे कि पुरुष और स्त्रियों सबको जीवन यापन के उपयुक्त साधन मिल सकें। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस तरीके से किया जाएगा जिससे सबको लाभ मिल सके। बच्चों को विकसित होने के लिए स्वास्थ्यवर्धक माहौल देने के लिए नीति बनाई जाएगी। किसी को भी अपनी आयु या शारीरिक क्षमता से परे जाकर मजबूरी में काम न करना पड़े, इसका ध्यान भी सरकार रखेगी। 39A में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दिए जाने की बात कही गई है। इसी का पालन करते हुए हर जिले में लोगों को मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत करने की बात कही गई है, जबकि 41 में सरकार का ये फर्ज माना गया है कि वो अपने पास उपलब्ध संसाधनों के जरिए लोगों को रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। बेरोजगार, वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम या बीमार लोगों को सहायता पहुंचाई जाएगी। अनुच्छेद 42 और 43 में सरकार का दायित्व माना गया है
कि वो लोगों को जिंदगी चलाने लायक आमदनी, मानवीय हालात में काम करने की सुविधा जैसी बातें उपलब्ध कराएगी। महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। लोगों का जीवन स्तर इस तरह बनाने की कोशिश की जाएगी कि वो जीवन का आनंद ले सकें, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। अनुच्छेद 45 शुरू में 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की नीति बनाए जाने की बात करता था। अब इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया है। ऐसे में अनुच्छेद 45 में संशोधन करके ये लिखा गया है कि सरकार 6 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर विशेष ध्यान देगी। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति और दूसरे कमजोर तबकों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार से विशेष कदम उठाए जाने की उम्मीद करता है। अनुच्छेद 47 लोगों के खानपान में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाने, उनका जीवन स्तर सुधारने और स्वास्थ्य की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की उम्मीद सरकार से करता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के विकास की अपेक्षा सरकार से की गई है। साथ ही गौहत्या पर निषेध करने की उम्मीद सरकार से की गई है। इसी नीति निदेशक सिद्धांत के तहत तमाम राज्यों ने गौहत्या निषेध कानून बना रखे हैं। अब बात अनुच्छेद 51A में लिखे 11 मौलिक कर्तव्यों की। पहला, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये हर नागरिक के लिए पहला और सबसे बड़ा दायित्व माना गया है। इसे जोड़ते वक्त यही भावना थी कि जिस संविधान से ये पूरा देश संचालित हो रहा है, उसके प्रति नागरिक के मन में सम्मान हो। वो भारत की संवैधानिक संस्थाओं, देश के झंडे और राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करे। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से नागरिक प्रेरणा लें, उनका पालन करें। यानी जिन भावनाओं के चलते हमारे पूर्वज देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की, उन आदर्शों से हम भी प्रेरणा लेते रहें। तीसरा, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। हर नागरिक ऐसा कुछ भी ना करे जिससे देश की एकता या अखंडता को असर पड़ता हो। नागरिक अपनी व्यक्तिगत क्षमता के मुताबिक भी देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास करें। चौथा, देश की रक्षा करना। जरूरत पड़ने पर जब कहा जाए तब राष्ट्रीय सेवा के लिए खुद को समर्पित करना। हर नागरिक का दायित्व है कि आपात स्थिति में या युद्ध की स्थिति में देश की सेवा से पीछे ना हटे। इस दौरान उसे जो भूमिका दी जाए उसका पालन करे। पांचवां, भारत के सभी नागरिकों में भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देना। धर्म, क्षेत्र, भाषा जैसी बातों से परे हर नागरिक को अपना साथी समझना और उससे अच्छा बर्ताव करना। महिलाओं के लिए अपमानजनक या भेदभाव करने वाली कुप्रथा का त्याग करना। छठा, भारत की महान संस्कृति और साझा विरासत को सम्मान की नजर से देखना, उसके संरक्षण का प्रयास करना। सातवां, प्रकृति की रक्षा। जंगल, तालाब, नदियों और वन जीवन के लिए आदर का भाव रखना, उन्हें बचाने की कोशिश करना, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना। आठवां, जीवन में वैज्ञानिक नजरिया अपनाना, सामाजिक सुधारों के प्रति सकारात्मक रहना। यानी हर नागरिक से यह उम्मीद की गई है कि वो अंधविश्वास से दूर रहेगा, समाज के हर व्यक्ति के जीवन में सुधार के प्रयास का समर्थन करेगा। नवां, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना। 10वां, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हों वहां बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश करना, ताकि व्यक्तिगत तरक्की के साथ समाज और राष्ट्र को भी प्रगति के रास्ते पर बढ़ाया जा सके। 11वां, माता पिता या अभिभावक 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित न रखें।